आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। एक अहम खबर पेश करें इससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें खबर। शाह मर्दा करबला को लेकर सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा ने कई राज फाश किए हैं जो न सिर्फ चौंकाने वाले हैं बल्कि इस पर गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए। ये इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा है। इसमें शाह मर्दा करबला पर ही सवाल किए गए हैं, जिनमें मौलाना कल्बे जवाद का भी जिक्र है और बहादुर अब्बास का भी। इतना ही नहीं, विपक्ष के लोगों को क्या करना चाहिए इस पर भी बात की गई है। आपसे गुजारिश है कि इस इंटरव्यू को शुरू से आखिर तक देखें ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके। देखें। एक सवाल बहुत ही बर्निंग है। आपने देखा होगा अभी 2 दिन का जलसा खत्म हुआ है शाह मर्दा करबला में, और वो जलसा जिस मकसद से किया गया था वो अलग रह गया, लेकिन वक्फ बोर्ड ने जो मैनेजिंग कमेटी बनाई है उन लोगों ने आके अपनी बात कही, लेकिन दूसरे लोग एलिगेशन लगा रहे हैं कि उन्होंने हंगामा किया, मारपीट की और दूसरे झगड़े किए। उनका मकसद ये था कि उनको काम दिया जाए। वक्फ बोर्ड ने उनकी कमेटी को मैनेजिंग कमेटी बनाई है। क्या आपको लगता है कि अगर उन लोगों का दखल करबला में होगा तो वक्फ जायदाद बच पाएगी? पूरे मुल्क भर में जो सबसे अच्छी कोशिश एक टीम वर्क के जरिए पूरे मुल्क भर की, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ, और पूरे मुल्क में एक ही मिसाल है जो दरगाह शाह मर्दा करबला में जो एक मिलजुल के लोगों ने, जिसमें खास तौर पे जो अंजुमन हैदरी है उसके ऑफिस बेयरर्स भी और बहुत सारे ज़ायरीन ने जो अपनी एक तवील कुर्बानियों से जो चीज हासिल की है, अगर उसको अपनी किसी भी जाती इख्तलाफ हो सकते हैं लोगों में, मैं इस बात को तस्लीम करता हूं, और जो ऑफिस बेयरर्स किसी कमेटी के होते हैं वो भी गलतियां करते हैं, लेकिन अगर कोई तनकीद कर रहा है, उनके ऊपर कोई सवालात कर रहा है, तो टेस्ट ये होना चाहिए जो भी, और देखिए अपने आप में पूरा कोई भी नहीं है, अल्लाह की जात के अलावा सब लोग गलती करते हैं, ये हमारा ईमान भी है और इसको मानना भी चाहिए। सबसे गलतियां हो सकती है, लेकिन कोई ऐसे लीडरशिप जो अपने आप को ट्रांसपेरेंटली लोगों के सामने पेश करते हैं, और अगर कोई गलती की है तो उसको पूछने के लिए उससे पब्लिक के सामने जाते हैं, अपने अकाउंट्स पब्लिक के सामने पेश करते हैं, तो वो एक पूरे मुल्क भर में मैं देख के बता सकता हूं कि सारे मुल्क भर में देख के, और दिल्ली में तो बिलखुसूस अंजुमन हैदरी एक इस तरह का काम कर रही है, लेकिन उनसे भी गलतियां हो सकती है, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन सब लोगों को, जिन लोगों ने भी कुर्बानियां दी हैं इतनी बड़ी, ये सोचना चाहिए कि क्या हमें, अगर कोई पत्ती पेड़ की वो खराब है, उनको लगता है खराब है, तो उसको उसका इलाज करना है, या वो शाख ही काट देनी है जिसपे वो सब पत्तियां लगी हुई है, जिनकी कुर्बानियों से ये शाख मजबूत हुई है। पूरे मुल्क के अगर एक वक्फ का पेड़ मान लिया जाए तो अंजुमन हैदरी और दरगाह शाह मर्दा करबला जोरबाग का एक सबसे जो खूबसूरत और सबसे मजबूत शाख है, मैं उसको मानता हूं। तो अगर किसी में कोई कमियां है तो वो बैठ के सॉल्व करनी चाहिए, या ऐसा काम करना चाहिए कि जिससे वो पूरी शाख ही कट जाए। जहां तक आपने कहा कि वक्फ बोर्ड ने कोई कमेटी, मैनेजिंग कमेटी अपॉइंट की है, तो वो जहां तक मेरी नॉलेज में है, वक्फ बोर्ड को कोई भी ताकत नहीं है। अगर वक्फ बोर्ड कुछ ऐसी कमेटी बनाता है तो वो पूरी तरीके से इलीगल होगी, एक क्रिमिनल एक्ट होगा एक तरह से, कि अगर वक्फ बोर्ड ने कोई भी इंक्वायरी किए बगैर, जो अंजुमन हैदरी एक मुतवल्ली है जो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड मुतवल्ली है, और वो अगर उसको किसी भी तरीके से हटाया जाता है या हटाया जाएगा, जो कानून में प्रक्रिया जो है उसको फॉलो किए बगैर, तो वो वक्फ बोर्ड का एक क्रिमिनल एक्ट होगा, और उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो सकता है अमानत में खयानत का। 409 का मुकदमा भी वक्फ बोर्ड के खिलाफ इसमें हो सकता है, अगर वो किसी फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट के साथ कोई दूसरी मैनेजिंग कमेटी बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो बिल्कुल गैर कानूनी होगा और एक क्रिमिनल एक्ट होगा, और उस कमेटी की कोई वैल्यू नहीं है मेरे ख्याल से। एक बात और है यहाँ पे जो मैं कहना चाहूंगा कि, और इसमें एक बहुत तवील एक बहस भी है, लोगों को हिस्ट्री भी जाननी चाहिए। दिल्ली में पहले 2 वक्फ बोर्ड हुआ करते, एक शिया वक्फ बोर्ड और एक सुन्नी वक्फ बोर्ड, लेकिन और अंजुमन हैदरी जो है गजेटेड
गजेट नोटिफाइड मुतवल्ली थे, एक कमेटी जो एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, और रजिस्टर्ड सोसाइटी एक्ट के तहत एक कमेटी है, तो वो गजेटेड है, उसको हटाने की ये भी एक तवील डिस्कशन और लिटिगेशन का मुद्दा होगा कि इसको क्या वक्फ बोर्ड के पास हटाने की पावर है भी या नहीं, ये भी एक लीगल इशू है। लेकिन बगैर एक्ट का पालन किए बगैर, जो कानून में वक्फ एक्ट में जो तरीका इख्तियार किया गया है, जिसमें वक्फ बोर्ड को पहले इंक्वायरी करनी पड़ेगी, मुतवल्ली जो कि अंजुमन हदवी, उसको मौका देना पड़ेगा, उसके बगैर अगर कोई भी मैनेजिंग कमेटी अपॉइंट होती है तो क्रिमिनल एक्ट होगा, और कोई भी इस तरह की कमेटी की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। यानी और जो लोग भी उस कमेटी का हिस्सा बनके किसी के बरगलावे में आके, किसी के धोखे में आके उसके तहत काम कर रहे हैं, तो वो भी गैर कानूनी काम कर रहे हैं, तो उनको पूरी तरीके से इस बात को समझ लेना चाहिए, वो क्रिमिनल एक्ट है साथ। मैं कह रहा हूँ कि जो 2 दिन का जलसा हुआ, जिसमें मौलाना कल्बे जवाद साहब और दूसरे उलमा हाजिर हुए, बहादुर अब्बास अपनी टीम के साथ, फाइनेंस टीम के साथ वहां हाजिर थे, कि जिसको भी हिसाब किताब देखना है वो देख ले, चेक कर ले। हिसाब किताब की बात तो दूर, वहां पे जिस तरह से कुछ लोग आए और उन्होंने ये बोला कि जो है वो मैनेजिंग कमेटी के सेक्रेटरी हैं, और उस हैसियत से वहां बोलने की कोशिश की, और उसके बाद हंगामा भी हुआ, जो कुछ भी हुआ वो आपकी नजरों के सामने। क्या इन सब कार्रवाइयों को जो दूसरी टीम ने, यानी बी टीम ने, या ये कहा जाए जिसे वक्फ बोर्ड ने बनाया है, उसने जो किया है, उसे आप इलीगल कार्रवाई मानेंगे? सबसे पहली बात तो है कि ये मेरी जानकारी में नहीं है सारी बातें, मैं दिल्ली में भी नहीं था, और मैं सारी नजर बनाया हुआ, ऐसी बात नहीं है, मुझे इसके बारे में डिटेल में नॉलेज नहीं। जहां तक आप ए टीम और बी टीम की बात कर रहे हैं, मुझे इतना जरूर नॉलेज है कि जो ए टीम के मेंबर ही थे, और इसमें बी टीम कोई है ही नहीं और ना कभी हो सकती है कोई, एक ही टीम है जिसने कुर्बानियां दी थी, जिसने लड़ाई की। उसमें अगर आपस में कोई इख्तिलाफात हैं, तो मैं यही बात कह सकता हूं कि ऐसा काम करना चाहिए जिससे अगर कोई किसी को जायज कोई ऑब्जेक्शन है, तो वो ऑब्जेक्शन दूर करनी है, या कि वो जो टहनी है वो काटनी है। ये बात सबको अपने जहन में रखनी चाहिए। और मैं अंजुमन हैदरी की, जो आप नाम ले रहे हैं, मौलाना कल्बे जवाद साहब का और बहादुर अब्बास नकवी साहब, उसके बारे में, और जो उनकी बाकी भी टीम है, बहादुर अब्बास नकवी एक जनरल सेक्रेटरी है, सिर्फ पूरी एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है जो इलेक्शन से इलेक्ट हुई है। तो इस कमेटी में जो मुझे एक खासियत नजर आई कि वो ट्रांसपेरेंटली काम करते हैं, ऐसा मैंने पूरे मुल्क भर में मैंने नहीं देखा है कि जो ट्रांसपेरेंटली काम करते हैं, और अगर कोई चीज पूछी जाती है तो उसके लिए पूरा रिकॉर्ड लेके दुनिया के सामने खड़े हैं। तो अगर उनकी कोई गलती है तो ऐसे लोगों की थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए, वो अपनी गलती मानने को भी तैयार है, लेकिन उसके बाहर जाके, उससे आगे अगर वक्फ की प्रॉपर्टी कोई नुकसान किया जा रहा है, तो उन लोगों को सोचना चाहिए कि बी टीम क्यों बनना चाहते हैं जो लोग ए टीम ही। अगर ऐसा कुछ लोग कर रहे हैं, मैं सिर्फ उन लोगों की बात कर रहा हूं, बाकी सब लोगों को तो हम वक्फ का चोर मानते हैं, हम उनको सख्ती से निपटेंगे। यही नहीं, सिर्फ अंजुमन हैदरी और जोरबाग में नहीं, उन लोगों को हम बहुत सख्ती से निपटेंगे। और आप बहुत जल्दी देखेंगे कि ऐसे सब लोग जो कि आपस में ही लड़ाई करा रहे हैं लोगों में, वो सब जेलों के पीछे होंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो कुर्बानियों में शामिल हैं, उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इस बात को ध्यान से सोच के जो भी काम करें, और हर चीज को करने के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, लेकिन वजह और मकसद फायदा पहुंचाने के लिए होना चाहिए वक्त को, या उस जड़ बुनियाद को ही काटने के लिए होना चाहिए जो जिस पेड़ को अपने खून और पसीने से सब लोगों ने मिलकर सींचा। यानी आपके जो विचार है उससे एकदम साफ है कि जो लोग भी दखल दे रहे हैं, वो अपने को चाहे वक्फ बोर्ड की मैनेजिंग कमेटी का मेंबर कहें या कुछ और, वो इलीगल कार्रवाई कर रहे हैं। उनको कोई राइट नहीं है अंजुमन हैदरी के कामकाज में दखल देने का। कामकाज में दखल देने का हर अधिकार उस हद तक जहां तक के मकसद पाक हो। सिर्फ अंजुमन हैदरी के पहले आज के या आने वाले मेंबर्स का ही नहीं, यहाँ के सब जायरीन का ही नहीं, हर एक मुसलमान का हक है और उनको वो काम करना भी चाहिए। लेकिन मकसद
क्या होना चाहिए, मकसद होना चाहिए, अगर कोई गलत काम करप्शन हो रही है उसको मिटाना, किसी को जो काम अपने करके दिखा भी रहा है, जो अपने आप को पेश कर रहा है सब सबूतों के साथ, उस सबूतों की जांच पड़ताल होनी चाहिए, उस कमेटी के खिलाफ या खिलाफ काम करना जो कि अपने आप को दुनिया के सामने पेश कर रही है, वो वक्त के खिलाफ काम होगा, ऐसा भी मेरा मानना है। लेकिन बुनियादी बात क्या है, तनकीद करना, आवाज उठाना बहुत जरूरी है सबके लिए, हर एक मुसलमान के लिए, इसमें शिया सुन्नी भी जरूरी नहीं है। अगर कोई करप्शन हो रही है उसके लिए, लेकिन अगर करप्शन के बारे में सफाई देने की कोशिश की जा रही है तो उसका बराबरी के साथ, इंसाफ के साथ उसका फैसला होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट तरीके से दुनिया के सामने बैठ। बदतमीजी करना और ताकत का इस्तेमाल करना गलत है। अगर ताकत का इस्तेमाल जब सही होता, अगर अंजुमन हैदरी, अगर मैं खुद इनके खिलाफ खड़ा हूंगा, अगर ये लोग अगर दुनिया के सामने अपना अकाउंट नहीं रखेंगे, दुनिया के सामने अपनी सारी कारगुजारी नहीं पेश करेंगे, तो उस पर तनकीद करें। उन्होंने अगर कोई गलती की है, मैं खुद खड़ा हूंगा उनकी गलती पकड़ने के, अगर उन्होंने कोई गलती की है तो उसमें हम सबको मिलकर उनके खिलाफ काम करना चाहिए। लेकिन अगर वो अपनी चीजें पेश कर रहे हैं तो उसमें गलती निकालें, फैक्ट्स पे, तथ्यों के आधार पे, अपने इमोशंस के पीछे जो कि वक्ती होते हैं या किसी के बहकावे में आके किसी और के एजेंडे पे काम करना गलत होगा, वक्त के साथ भी और खुद अपने साथ। एक सवाल ये उठता है कि चारों तरफ ये लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि 1300 करोड़ का जो मामला है, जो मुकदमा है, वो नहीं किया गया है। क्योंकि आप लायर हैं और शुरू से आप देख रहे हैं, तो 1300 करोड़ का मुकदमा किया गया है, उस बारे में आप बताएं, क्या किस स्टेज पे है? देखिए, इसमें क्या हुआ है मैं आपको बुनियादी तौर पर बता दूं कि जो ये जो काबिज लोग थे, जो माली थे, एक्चुअली नौकर थे, वहां पे रखे गए थे अंजुमन हैदरी में, बाद में माली जो है मालिक बनने की कोशिश कर रहे थे, उसकी एक तवील मुकदमा चला, उस सब लोगों को मालूम है। वक्फ बोर्ड ने लिख के दिया कि इनको 15,000 रुपए महीने पे दे देनी चाहिए नर्सरी, और लीज भी कर देनी चाहिए। मैं वक्फ बोर्ड का ही वकील था, और इसीलिए मिसाल है केस कि वक्फ बोर्ड के एफिडेविट के बावजूद, वक्फ बोर्ड का दबाव होने के बावजूद भी मैंने कोर्ट में ये स्टैंड लिया आर्बिट्रेटर साहब के सामने। इसलिए ये पूरे मुल्क के लिए एक सबसे बड़ी मिसाल है कि वकील ने वक्फ बोर्ड की करप्ट स्टैंड के खिलाफ, उनकी गलत स्टैंड के खिलाफ जाके स्टैंड लिया कोर्ट में, और ये कहा कि वक्फ बोर्ड का स्टैंड चाहे जो भी हो कानून के हिसाब से चलेगा। कानून के हिसाब से वक्फ बोर्ड काम नहीं कर रहा है, लेकिन कोर्ट को चाहिए कि कानून के हिसाब से काम करे। और कानून के हिसाब से ये था कि जो 2% का जो मिनिमम वो होता है, तो 2013-14 के बाद से कैलकुलेट करके हमने ही कोर्ट को दिया था कि इसमें 1300 करोड़ का तो जो डैमेजेस है वो बनते ही। तो कोर्ट ने हमारी बात जो है पूरी तरह से नकारी नहीं थी, पूरी तरह से नहीं नकारी थी, बल्कि ये कहा था कि क्योंकि ये बहुत बड़ा अमाउंट बन गया है, फिर भी हम, और वो उसके बारे में डिटेल्स में नहीं गई, जो आर्बिट्रेटर साहब थे उन्होंने ये कहा कि फिर भी कम से कम जो मैं इतने तो दूंगा ही, और उसका भी जो दिया उन्होंने वो 7 करोड़ था उस टाइम। सोचिए आप, तो 7 करोड़ के साथ भी ये कहा था कि आगे जो वो करीब 30-35 हजार है, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, डेली का इनके ऊपर डैमेज लगेगा जी। ये भी उन्होंने ये कहा था कि मैं ये फैक्ट्स पे डिसाइड नहीं कर रहा हूं, बल्कि वैसे ही डिसाइड कर रहा हूं। उस ऑर्डर के खिलाफ जो वो काबिज थे, जो वक्त के चोर थे, वो भी हाईकोर्ट में गए, उनको कोई वो नहीं मिला, तो उनको स्टे नहीं मिला वहां पे, कोर्ट ने उनको कोई स्टे नहीं दिया, और 30,000 रुपए और जब 35,000 जितने भी है वो रोज के उनके ऊपर उनका डैमेज चढ़ रहा। और हम लोग भी गए थे, अंजुमन हैदरी भी गई थी, और वक्फ बोर्ड की तरफ से, क्योंकि अब भी मैं ही वकील हूं उसमें, तो हम लोग भी गए थे। हमने ये कहा था कि मिनिमम 1300 करोड़ तो बन ही रहे, हालांकि उससे ज्यादा भी बनेंगे, लेकिन कैलकुलेट किया जाएगा कि 1300 करोड़ बन रहे हैं, उससे थोड़े से कम बन रहे हैं, या उससे ज्यादा बन रहे हैं वक्फ एक्ट के हिसाब से, जो कि ये कहता है कि मिनिमम 2% जो टोटल उसकी कॉस्ट है जगह की, वो तो जो बेस होगी उसके हिसाब से लगा के 1300 करोड़ बन रहे हैं। अब तो वो और भी ज्यादा हो गए होंगे, यानी 1300 करोड़ रुपए की रकम का आपने एक सेपरेट मुकदमा या रिट डाल रखी है, और वो चल रही है, फैसला करेगा। और ये भी फैसला एक अंजुमन हैदरी ने अच्छा किया हुआ है कि
जो भी फैसला होगा कोर्ट करेगा, हम अपनी पूरी ताकत लगा के कोर्ट में करेंगे और उसके अलावा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मुझे ये भी पता लगा है कि वो जो हाबिस हैं, जो चोर थे वक्त के, जो नर्सरी वाले थे वसीम और दूसरे लोग, वो अंजुमन हैदरी के ऑफिस बेयरर्स को कांटेक्ट भी कर चुके हैं। अभी लखनऊ तक गए थे वो, मेरी जो जानकारी में आया है, और उनसे ये कहा था कि कुछ ले दे के फैसला कर लो, हम पैसे जमा कराने को भी तैयार हैं, लेकिन हम इतने सारे पैसे नहीं देंगे। तो उसमें जो अच्छा स्टैंड मुझे लगता है अंजुमन हैदरी का वो ये है कि हम अपनी तरफ से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। अंजुमन हैदरी के ऑफिस बेयरर्स की भी ये किसी की जाती जायदाद नहीं है, ये अल्लाह की जायदाद, इमाम हुसैन का की जायदाद है। किसी की कोई हैसियत, चाहे वो कोई भी हो, बहुत ही माजरत के साथ कह रहा हूं, किसी की कोई हैसियत, किसी की कोई औकात नहीं है कि इसमें कॉम्प्रोमाइज कर सके। जो भी कोर्ट फैसला करेगा वही होगा, चाहे इसमें कोई भी बड़े से बड़े नाम हो। मैं मौलाना कल्बे जवाद साहब की बहुत इज्जत करता हूं, वो भी इसमें कोई फैसला लेने के लिए, जो मेरा ओपिनियन है, कोई उनकी भी हैसियत नहीं है कॉम्प्रोमाइज करने, क्योंकि अल्लाह का और इमाम हुसैन की जायदाद है। मैं इससे बड़ा नाम जो मेरी समझ में है, मैं उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं, लेकिन वो भी इतनी ताकत नहीं रखते हैं कि वो भी इसमें कुछ कम कराने के लिए अपनी तरफ से सिफारिश कर सकें। तो मुझे लगेगा कि अगर वो भी ये काम करेंगे तो ये मेरे हिसाब से गलत काम है। आपसे आखिरी सवाल, एज एन लीगल एक्सपर्ट और कौम के हमदर्द होने के नाते, जो कुछ हो रहा है दरगाह शाह मर्दा करबला को लेके, हंगामा, लड़ाई झगड़ा, या जो लोग शायद कोर्ट केसेस में भी रखना डालने की कोशिश कर रहे हैं, आप कौम को क्या मैसेज देंगे? मैं कौम को यही मैसेज दूंगा कि हशर के मैदान में सबको खड़ा होना पड़ेगा, और इमाम हुसैन से बड़ी कुर्बानी, जिनको याद करते ही हम सबके, करबला को याद करते ही हम सबके आंखों में आंसू आ जाते, उनको याद करके जो भी कार्रवाई करें वो करें। और आपस में जो भी लड़ाई हो रही है, जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं इमाम हुसैन के सफ्ते में या इमाम हुसैन के नाम पे या वक्फ की जायदादों के नाम पे, वो आपस में ना लड़ें। इससे नुकसान किसी और का नहीं होगा, इमाम हुसैन के मैसेज का होगा और वक्फ की प्रॉपर्टीज का होगा, और जो इमाम हुसैन ने रास्ता दिखाया उसके खिलाफ होगा। आपस में एक दूसरे से कोई अदावत है तो उसको, अदावत को अलग रखें, लेकिन ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि वक्फ की जायदाद को कोई नुकसान हो। और ऐसे लोग बहुत हैं, पूरे मुल्क में भरे पड़े हैं ऐसे लोग। एक मिसाल है जो आप लोगों ने पूरे मुल्क को हौसला दिया है, जो जहां करबला जोरबाग में वक्फ की जायदादों के लिए सबसे बड़ी लड़ाई जीती है, पूरी सरकारें आपके खिलाफ थी, सब आपको मारने के लिए तैयार हो रहे थे, झूठे मुकदमे, यहाँ तक कि खुद मुझ पे झूठा मुकदमा लगाया गया डकैती का। तो इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद किसी भी छोटे मकसद से, किसी के कहने में भी आके हम सब लोग जवाबदेह होंगे, आप पूरी कौम जवाबदेह होगी कि अगर हम किसी बेईमान मकसद के साथ, किसी पर्सनल लालच के साथ, उसमें अगर हम वक्फ की जायदादों का नुकसान कराएंगे तो पूरे मुल्क में वक्फ की जायदादों का नुकसान होगा। आपस में बैठ के बात करें, अगर कोई करप्शन करेगा तो मैं सबसे पहले उसके खिलाफ खड़ा हूंगा। मुझे बताई जाए, ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, पूरे मुल्क में मेरे खुद सगे रिश्तेदार होंगे, सगा भाई होगा, तो मैं उस करप्शन के खिलाफ, वक्फ के खिलाफ सबसे आगे मैं खड़ा रहूंगा, मैं खुद खड़ा होऊंगा उस लड़ाई में। तो मेरा यही मैसेज है कि आपस में मेहरबानी करके जो भी जाती आपके इख्तिलाफात हैं उसको लड़ें, कोई मना नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं लड़ने के एक दूसरे से। बिल्कुल कोई किसी के साथ ज्यादती तौर पे ज्यादती कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाएं, उससे लड़ें, लेकिन वक्फ को इस चीज से बाहर रखें तो बहुत मेहरबानी होगी, वरना यहाँ भी, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी इसका जवाब देना पड़ेगा। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।